मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम यूरोप महाद्वीप की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है, उस प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो जलवायु का पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में ठंडी जलवायु है तो उस क्षेत्र में समान प्रकार की जलवायु मिलेगी, ठंडे ठंडे क्षेत्रों में समान प्रकार की जलवायु मिलेगी, प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी। और जो गर्म प्रदेश है उन सभी गर्म प्रदेशों में समान प्रकार की जलवायु मिलेगी। तो यूरोप महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको निम्न भागों में विभक्त किया गया है। उसमें पहली जो प्रकार की वनस्पति है टुंड्रा प्रदेशीय वन। टुंड्रा प्रदेशीय वनस्पति। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप में हम देखें तो यूरोप महाद्वीप के जो उत्तरी क्षेत्र जो आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में स्थित है, ऐसे क्षेत्रों में टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। और जिसमें प्रमुख देश हैं जैसे फिनलैंड है, ठीक है, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड और रूस। स्कैंडिनेविया, आइसलैंड और रूस के उत्तरी क्षेत्र जो आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित है, उन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश वनस्पति पाई जाती है। और देखिए, ऐसे क्षेत्र जो टुंड्रा प्रदेश वनस्पति ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है, अत्यधिक ठंड पड़ती है। और उन क्षेत्रों में वर्ष के 9 या 10 महीने में हमेशा जो वहाँ की जो परत है, उस ज़मीन की परत है, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। लगभग 9 महीने वहाँ पर सर्दी पड़ती है, मतलब बर्फ़ पड़ती है, और केवल 2 या 2.5 महीने मुश्किल से वहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो इस प्रकार से जहाँ पे जो स्कैंडिनेविया, आइसलैंड और रूस के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उनमें टुंड्रा प्रदेशीय वनस्पति पाई जाती है। और इसमें वनस्पति के रूप में केवल मॉस, काई या लीचेन ही पाए जाते हैं। लीचेन, छोटे छोटे जो शैवाल हैं वो ही पाए जाते हैं। कोई बड़ी वनस्पति या बड़े वृक्ष यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ये शीत ऋतु में मिलते हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु का जो छोटा सा काल होता है, मतलब 2 या 3 महीने का जो काल होता है, उस काल में केवल जो एक प्रकार की वनस्पति है जैसे बर्च और जूनिपर। ग्रीष्म काल में बर्च और जूनिपर, ये 2 प्रकार की वनस्पति ग्रीष्म काल में पाई जाती है। मॉस, काई और लीचेन शीत काल में वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो ये है टुंड्रा प्रदेश वनस्पति। उसके बाद हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप में पाई जाने वाली दूसरी वनस्पति है कोणधारी वन। दूसरे हैं कोणधारी वन। कोणधारी वन। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप में हम देखें तो यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में या आर्कटिक सर्किल के नीचे सामान्यतः 35 से लेके और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर 35 से लेके 66 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर जो कोणधारी वन है वो उनका विस्तार है। मतलब जो टुंड्रा प्रदेश वनस्पति है, टुंड्रा प्रदेश वनस्पति के दक्षिण में मतलब 35 से लेकर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है। और कोणधारी वनों में हम देखें तो इनमें विशेष रूप से जो यूरोप के प्रदेश जैसे दक्षिणी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, दक्षिणी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन देशों में जो कोणधारी वनस्पति है वो पाई जाती है। और इनमें पाए जाने वाले जो वृक्ष है, जो वन है, कोणधारी वनों में पाए जाने वाले जो वन है जिसमें चीड़, स्प्रू, फर, लार्च, चीड़, स्प्रूस, लार्च, चीड़, स्प्रूस, लार्च और फर, ये 4 वृक्ष विशेष रूप से कोणधारी वनों में
पाए जाते हैं। इन कौनसारी वनों की विशेषता होती है कि इनकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है और इनकी जो वृक्ष है ये वृक्ष बिल्कुल मुलायम होते हैं और मुलायम होने के कारण से ही इनका जो आर्थिक महत्व है वो बहुत अधिक मात्रा में है। इनकी आसानी से इनकी जो कागज़ की जो लुगदी है वो बनाई जा सकती है और इनकी जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती है। नुकीली होने के कारण से कि जो बर्फ़बारी जो वहाँ होती है तो बर्फ़ उन पत्तियों पर हमेशा नहीं पड़ी रहे, मतलब कौन सा इस प्रकार से होती है, इस तरीके से होती है कि यहाँ पर जब बर्फ़बारी होती है तो ये बर्फ़ है इनके नीचे ढलकर नीचे आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कौन सारी वन होते हैं, इनकी जो पत्तियाँ कौन सारी कोण के रूप में होती है, ऊपर से नुकीली होती है और नीचे से चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे पाए जाने वाले कौन सारी वन। इनकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है, इनके कागज़ की लुगदी बनाई जाती है, इसलिए इनका महत्व अधिक है। उसके बाद हम देखते हैं अगले जो वन है वो चौड़ी पत्ती वाले वन। यूरोप महाद्वीप में पाए जाने वाले तीसरे प्रकार के वन है चौड़ी पत्ती वाले वन। चौड़ी पत्ती वाले वन। देखिए, जो चौड़ी पत्ती वाले जो वन है इनका विस्तार हम देखें तो पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप के अंतर्गत ये वन फैले हुए हैं, जिसमें मुख्य देश है जैसे इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, इसके अलावा बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, पोलैंड और बेल्जियम। इन देशों में विशेष रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क, पोलैंड और बेल्जियम। इन देशों में चौड़ी पत्ती के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इन वृक्षों की जो पत्तियाँ होती है वो चौड़ी होती हैं और ये जो वन है वो कौन से वनों की तरह सदाबहार नहीं होते हैं। गर्मी आते ही ये जो वृक्ष है वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसीलिए इन वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इनकी जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है। लकड़ी इनकी कठोर होती है, कठोर होने के कारण ही वह आर्थिक रूप से ज़्यादा इनका महत्व नहीं होता है। ये बिल्कुल अनुपजाऊ वृक्ष माने जाते हैं। ठीक है, तो ये है चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष। उसके बाद हम यहाँ की अगली प्रकार की जो वनस्पति है मिश्रित वन प्रदेश। अगले वन है मिश्रित वन प्रदेश। तो देखिए, ऐसे वन क्षेत्र जहाँ पे जो कोणधारी वन है, कोणधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष है, इन दोनों वनों के बीच का जो क्षेत्र है जहाँ पर कोणधारी वन भी पाए जाते हैं और चौड़ी पत्ती वाले वन भी पाए जाते हैं, उस वन क्षेत्र को हम कहते हैं मिश्रित वन क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में कोणधारी वृक्ष भी मिलते हैं और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी मिलते हैं और इनमें विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र आता है? रूस का क्षेत्र। रूस का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोणधारी वन भी पाए जाते हैं और चौड़ी पत्ती वाले भी वन भी पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मिश्रित वन प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो ये जो वन है उनको साफ किए हुए भाग में यहाँ पे इन वनों को साफ करके वर्तमान समय में यहाँ पे खेती का कार्य भी किया जाने लगा है और यहाँ पे साफ किए वनों में चारा, जौ, राई, ओट को उत्पन्न किया जाता है और फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी आदि देशों में इन वनों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, और इनसे लकड़ी, तारपीन का तेल और राल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रकार के वन है यहाँ के प्रेरी वन, प्रेरी प्रदेश। अगले हैं प्रेरी प्रदेश। प्रेरी प्रदेश। तो देखिए, जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के वन प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के पूर्व में, भूमध्य सागरीय
भूमध्य के पूर्व में, वन प्रदेश के पूर्व में इनका विस्तार है। इनका विस्तार कहाँ है? प्रेरी प्रदेश का विस्तार कहाँ है? जो भूमध्य सागरीय वन है यहाँ के, उन भूमध्य सागरीय वनों के पूर्व में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। और विशेष रूप से ये जो वन है वो रोमानिया और हंगरी में पाए जाते हैं। कौन से देश में? रोमानिया और हंगरी में। यूरोप के दो देश हैं, रोमानिया और हंगरी। इन दोनों देशों में ये जो प्रेरी प्रदेश के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो घास को, इन वनों में घास को साफ करके यहाँ मक्का और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। रूस के भाग में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। रोमानिया और हंगरी के क्षेत्र में यहाँ पे मक्का का उत्पादन किया जाता है। मतलब इन वनों को साफ करके यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पे विशेष रूप से गेहूं और मक्का का उत्पादन किया जाता है। गेहूं और मक्का का उत्पादन इन वनों को साफ करके गेहूं और मक्का का उत्पादन इन वनों में किया जाने लगा है। उसके बाद हम देखते हैं अगले वन प्रदेश है स्टेपी प्रदेश। अगले वन है स्टेपी। स्टेपी प्रदेश। देखिए स्टेपी प्रदेशों के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ ऐसे क्षेत्र, यूरोप महाद्वीप का एक ऐसा क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी वनस्पति नहीं है, केवल और केवल घास है। यूरोप महाद्वीप का एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, केवल उस क्षेत्र में घास ही घास चारों तरफ पाई जाती है। कोई वृक्ष उस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेपी प्रदेश। और यह जो स्टेपी प्रदेश के जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों में अब जो पशुचारण करवाया जाता है और कुछ क्षेत्र को घास को साफ करके इस क्षेत्र में कृषि कार्य भी किया जाता है। और इसका जो विस्तार है वो यूरोप के दक्षिणी रूस, रोमानिया, हंगरी, दक्षिणी रूस, रोमानिया, हंगरी, दक्षिणी रूस, रोमानिया, हंगरी तथा दक्षिणी पूर्वी स्पेन में मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी स्पेन, मतलब जो स्टेपी प्रदेश है, यूरोप के जो स्टेपी घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों का विस्तार रूस के यूरोप के दक्षिणी रूस, रोमानिया, हंगरी, दक्षिणी पूर्वी स्पेन, इन 4 देशों में स्टेपी घास के मैदानों का विस्तार है। और इस प्रदेश में किसी भी प्रकार के कोई वृक्ष नहीं मिलते हैं, केवल और केवल यहाँ पे घास ही पाई जाती है और उस घास में पशुओं को पशुचारण करवाया जाता है और कुछ क्षेत्र में कृषि कार्य भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश। अगले वन है यहाँ के भूमध्य सागरीय प्रदेश, वन प्रदेश। देखिए इन वनों का जो विस्तार है, जो भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों का जो विस्तार है, वो यूरोप के दक्षिण में जो देश भूमध्य सागर के तट के पास स्थित है। भूमध्य सागर कहाँ है? यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और जो क्षेत्र भूमध्य सागर के तट के पास स्थित है, उन देशों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें है विशेष रूप से इटली और स्पेन। ठीक है, इन देशों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। और यह जो वनस्पति है, भूमध्य सागरीय वनस्पति, इसकी यह विशेषता है कि इन क्षेत्रों में इटली, स्पेन, मिस्र, इनमें क्या है, जो केवल वर्षा है वो वर्षा केवल शीतकाल में होती है और यहाँ पे ग्रीष्म काल है वो पूरी तरह शुष्क रहती है। पश्चिम पवनों के प्रभाव में यह क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा होती है केवल शीतकाल में। ठीक है, और ग्रीष्म काल बिल्कुल शुष्क रहता है। उसके बाद हम देखें तो इन वृक्षों की विशेषता है कि इनकी वृक्षों की छाल मोटी होती है, पत्तियां मोटी होती है और पत्तियों की टहनियाँ व शाखाओं पर कांटे होते हैं। इनमें वाष्पीकरण बहुत ही कम होता है। ठीक है, और वृक्षों की जो जड़ें होती है वो बहुत लंबी होती है। ये इन वनों की विशेषताएं होती है। उसके बाद हम देखें तो इन वृक्षों में जैतून, ओक, सहतूत, इन वनों में
जैतून, ओक, सहतूत, जैतून, ओक, सहतूत। इसके अलावा लारेल, कार्क, लारेल और आक, ये वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। जैतून, ओक, सहतूत और लॉरेल। इन वनों के अलावा इन वृक्षों के अलावा इस वनस्पति में विशेष रूप से जो रसदार फल है उनका उत्पादन भी इन वनों में किया जाता है, रसदार फलों का। जैसे रसदार फल जैसे अंगूर, संतरा, नींबू, इन फलों का उत्पादन भी भूमध्य सागरीय वनों में किया जाता है। और भूमध्य सागरीय वनों में रसदार फलों का उत्पादन करने के कारण से ही भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जो देश भूमध्य सागर के तट के पास स्थित है। इनकी विशेषता है, इस प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ पे शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में बिल्कुल कम वर्षा होती है। और जो यह जो प्रदेश है पश्चिम पवनों के क्षेत्र में आता है और यहाँ पे विशेष रूप से जैतून, ओक, सहतूत, लॉरेल का उत्पादन किया जाता है। और रसदार फलों में जैसे अंगूर, संतरा, नींबू का उत्पादन भी इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो यह है यूरोप की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद हम यूरोप महाद्वीप की जो मृदा है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यूरोप महाद्वीप में जो मृदा है वो विशेष रूप से 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली है शुष्क प्रदेशों की उपजाऊ मृदा। पहली है शुष्क प्रदेशों की उपजाऊ मृदा। उपजाऊ मृदा। तो देखिए, इन प्रदेशों में वर्षा की कमी के कारण से खनिज पदार्थ पानी में घुलकर वर्षा के पानी के साथ नहीं जा पाते हैं, इसलिए इस प्रदेश की जो मृदा है वो उपजाऊ मानी जाती है, उपजाऊ रह जाती है। और इस मृदा का विस्तार हम देखें तो कैस्पियन सागर के तटवर्ती प्रदेश, इस मृदा का विस्तार है कैस्पियन सागर के तटवर्ती प्रदेश, कैस्पियन सागर के तटवर्ती प्रदेश है। इसके अलावा स्पेन और पुर्तगाल के दक्षिणी भाग, स्पेन और पुर्तगाल के दक्षिणी भाग, स्पेन और पुर्तगाल के दक्षिणी भाग और दक्षिणी यूरोप में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी यूरोप में पहले प्रकार की मृदा है शुष्क प्रदेशों की मृदा। देखिए, शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, वर्षा कम होने के कारण से वहाँ की मृदा के जो उपजाऊ तत्व हैं वो जल के साथ घुलकर निचली परतों में नहीं जा पाते हैं, इसलिए वहाँ के जो उपजाऊ तत्व हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, इसलिए यह मृदा जो उपजाऊ मानी जाती है। और यहाँ का इस मृदा का जो विस्तार है वो यूरोप महाद्वीप के कैस्पियन सागर के तटवर्ती प्रदेश में, स्पेन और पुर्तगाल के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी यूरोप में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगली मृदा है नम प्रदेशों की मृदा। अगली मृदा है नम प्रदेशों की मृदा। नम प्रदेशों की मृदा, देखिए सामान्य रूप से नम प्रदेशों की जो मिट्टी शुष्क प्रदेशों की तुलना में कम उपजाऊ होती है। यह जो नम प्रदेशों की जो मृदा है वह शुष्क प्रदेशों की तुलना में कम उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी केवल उन्हीं स्थानों पर मिलती है जहाँ की चट्टानों में उपयुक्त खनिज होते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे जो चट्टानें, जहाँ पर मृदा की ऊपरी परत में चट्टानें पाई जाती है, केवल उन्हीं क्षेत्रों में मृदा उपजाऊ पाई जाती है। और इस भाग में नदियों की घाटियाँ और डेल्टा की कृषि के लिए उपयुक्त काप मृदा पाई जाती है। और इस मृदा का जो नम प्रदेशों की जो मिट्टी है वो विशेष रूप से जो नदी घाटियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, नदी घाटियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, उन डेल्टाई क्षेत्रों में जो कांप मृदा है उस कांप मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो मृदा है वो है काली मृदा की पेटी।
काली मृदा की पेटी। देखिए इस मृदा के अंतर्गत जो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मृदा है उसको इस काली मृदा की पेटी के अंतर्गत रखा गया है। और यह दक्षिणी रूस की मिट्टी, इस मिट्टी का जो विस्तार है विशेष रूप से दक्षिणी रूस में है। दक्षिणी रूस में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का जमाव किया गया है, जिसे जो है कौन सी मृदा है, जो है उपजाऊ जलोढ़ मृदा, जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक है जलोढ़ मृदा में, और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण से यह कृषि के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। ठीक है, इस मृदा जलोढ़ मृदा को जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण से इसे काली मृदा भी कहा जाता है, इसलिए इसको काली मृदा की पेटी भी कहते हैं। और इसका जो विस्तार है वो है दक्षिणी रूस में। ठीक है, तो ये है यूरोप महाद्वीप की मृदा के बारे में। तो आज की वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।